नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा। आज छत्तीसगढ़ गठन की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा। आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बिहार का दौरा। आज पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन। BS3 के कमर्शियल व्हीकल की एंट्री रोकी। पॉल्यूशन रोकने के लिए बड़ा फैसला। तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। लोकतंत्र के पतन की वजह गलत शासन। NSA डोभाल बोले बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल खराब गवर्नेंस के उदाहरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज आएंगे CJI BR गवई। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में देंगे व्याख्यान। देर रात प्रयागराज पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर CM साय की शुभकामनाएं। वीडियो संदेश में CM साय ने दी प्रदेश वासियों को बधाई। 25 सालों के विकास यात्रा को बताया गौरवपूर्ण। मेहनत और संस्कारों से बना छत्तीसगढ़ नवाचार का प्रतीक। और रजत जयंती वर्ष पर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का संकल्प, परंपरा, संस्कृति और इतिहास को सहेजने का आह्वान भी किए जाने की बात सामने आई है। CM साय ने प्रदेशवासियों को बताया छत्तीसगढ़ की ताकत। छत्तीसगढ़ महतारी की जय के साथ भावनात्मक संदेश देने का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रजत जयंती वर्ष पर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का संकल्प। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परंपरा, संस्कृति और इतिहास को सहेजने का आह्वान। मेहनत और संस्कारों से बना छत्तीसगढ़ नवाचार का प्रतीक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रजत जयंती वर्ष पर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का संकल्प। पच्चीस सालों की विकास यात्रा को बताया गौरवपूर्ण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रजत जयंती वर्ष को लेकर अहम बातें और परंपरा, संस्कृति और इतिहास को सहेजने का आह्वान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। CM साय ने प्रदेशवासियों को बताया छत्तीसगढ़ की ताकत। रायपुर से खबर। राज्य स्थापना दिवस पर CM साय की शुभकामनाएं।
25 सालों की विकास यात्रा को बताया गौरवपूर्ण। अहम जानकारी को हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा था कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहानी 12वीं पास हूं मैं, लेकिन है का मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन है और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्व 100 वर्षों से अधिक समय से इस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्म भूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा, उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जुड़े विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में
लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे आने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहां प्रस्तुत करिएगा। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है, और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक केवल पुस्तकालय के एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1,56,000 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,36,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जिन्हें पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न किया गया है। और हर एक विद्यालय के साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उस विद्यालय में भी एक पुस्तकालय अवश्य हो। वह डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर वहां पर पुस्तकें क्रय करके और विद्यालय में रखी हैं, या विद्यालय के स्तर पर भी प्रयास करके या ग्राम सभा के स्तर पर भी प्रयास करके बच्चों के मन में एक नई पढ़ने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की एक जज्बा हो, इसको आगे बढ़ाने का एक कार्य किया जा रहा है। लेखन अपने आप में एक रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक लेखन कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का ही लाभ समाज को मिलता है और समाज उससे प्रेरित होता है। हम जब पुरातन और आधुनिकता में समन्वय करेंगे तब विकास दिखाई देगा, और वही हमारे लिए सार्थक भी होगा। हम पुस्तकीय व्यवस्था से अपने आप को दूर न करें, हम उसको देखें जरूर। दिन भर जिसके बारे में यहां के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि दिन भर आप लोग रील देखते होंगे या दिन भर स्मार्टफोन में अपना 5-6 घंटे खराब करते होंगे, उसकी बजाय अगर आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही कुछ उन पुस्तकों को जो आपके पाठ्यक्रम के बाहर की हो लेकिन एक रचनात्मकता के साथ या आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, देश और दुनिया के बारे में जानने के लिए हो सकती हैं, पर्यावरण और उससे जुड़ी हुई समस्या के समाधान से जुड़ी हुई हो सकती हैं, विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को लेकर के हो सकती है, भारत के गौरवशाली अतीत को लेकर के हो सकती है। इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा हम उधर भी देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा, एक मजबूत आधार आपको तैयार होगा। आने वाले समय में आपको इससे
ढेर सारी सहायता प्राप्त होगी। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल रहा है। और वो उससे अक्सर हो क्या रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहा है, अनावश्यक रूप से गलत कदम उठा रहा है। आपको भी चाहिए अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसके अंदर उस प्रकार का जज्बा पैदा करने की तैयारी कर रही, प्रारंभ से ही उस प्रकार के संस्कार दीजिए। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत की समस्या जो एक विकराल रूप लेती जा रही थी, उस विकराल रूप को ध्यान में रख करके, केवल भारत की नहीं दुनिया भर के युवाओं की है, उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए एक पुस्तक स्वयं लिखी, जिसे आप एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा यहां पर भी और बगल वाले सभागार में भी जो हम पुस्तकें दे रहे थे, तो उसमें से एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी है, यानी परीक्षा की तैयारी। ये आपके सामान्य एनुअल एग्जाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के हो, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई पुस्तक। बहुत छोटे छोटे कमेंट के साथ, उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। और मैं चाहूंगा युवाओं से, वे प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े हुए हों, माध्यमिक या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से, तकनीकी संस्थानों से, चिकित्सा शिक्षा से या वोकेशनल एजुकेशन से या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए हैं, एग्जाम वॉरियर एक बार जरूर पढ़िए। एग्जाम वॉरियर आपको न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से संबल देगा, बल्कि कठिन समय में व्यक्ति चुनौती का सामना कैसे करता है, इसके लिए भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में एग्जाम वॉरियर आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर जब धैर्य खोते हैं तभी हम फेल होते हैं। व्यक्ति जब भी हिम्मत से काम लेता है, चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो मान करके चलिए कि आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और फिर उसका जो प्रयास होता है, अच्छा प्रयास किया तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने में थोड़ी कोताही बरती गई तो उसी हिसाब से उसको सफलता के मानक भी उसके अनुसार तय होते हैं। हमें जीवन में अच्छी पुस्तकों को क्रय करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। परंपरागत पाठ्यक्रम के इतर भी दृष्टि डाल करके अच्छी पुस्तकों को, धार्मिक प्रेरणा से पुस्तकों से जुड़ी हुई पुस्तकों को देखना चाहिए। एक यह आप देख रहे होंगे हजारों वर्षों की विरासत आपको इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। उस समय की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, इनके बारे में भी बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर आपको धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण का लाभ क्या है, पर्यावरण से संबंधित पुस्तकों को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो आपको उससे भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आप देख रहे होंगे इस समय दिल्ली के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे गैस चैम्बर हो, श्वास फूल रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्योंकि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन होना, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, परिणाम हर व्यक्ति उसको भुगत रहा है। ऐसी स्थिति आपके गांव में, आपके कस्बे में,
आपके नगर में न होने पाए, इसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी है, इसके बारे में भी थोड़ा सतर्कता आप बरत सके, अपने स्तर पर प्रयास कर सके। उन प्रयासों में आपका योगदान होगा तो भारतीय संस्कृति की उस संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे जो हमारी ऋषि परंपरा ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये भाव आपको स्वतः आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास के माध्यम से झलकेगा और आपको भी आनंद की अनुभूति होगी कि मैं भी अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे पा रहा हूं। तकनीक से जुड़ी हुई पुस्तकों का आप देखेंगे, कहां से व्यक्ति गया था, कभी सुई के लिए लालायित था और आज वह व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या फिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं अर्जित कर सकता है और कितना सहज और सरलता पूर्वक उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पाठ्यक्रम से इतर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। स्मार्टफोन के पीछे चिपके रहने की बजाय अच्छी पुस्तकों की शरण में जाना पड़ेगा। जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, अपने आप ही आपको आगे का मार्ग स्वतः दिखाई देगा। और यह कार्य अगर आप कर पाएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। खासतौर पर इसीलिए लखनऊ में जब गत वर्ष भी ये पुस्तक मेला महोत्सव वहां प्रारंभ हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये पुस्तक महोत्सव छोटे स्तर पर तो यहां पर होता रहा है, खासतौर पर गोरखपुर महोत्सव के समय, लेकिन उससे भी इतर अलग हट करके हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सके। मैंने इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, योरा मलिक जी से भी मैंने कहा और इन सभी पदाधिकारियों को मैंने बार बार कहा कि भाई गोरखपुर में हो। और मुझे अच्छा लगा कि आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का यह शुभारंभ हो रहा है और अगले 9 दिनों तक आपको यहां पे ढेर सारी पुस्तकों को जानने, देखने और यहां पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। और मैं चाहूंगा एक पुस्तक जरूर आप क्रय करें। आपको सस्ते में पुस्तक मिलेगी, अच्छी पुस्तक मिलेगी और एक पुस्तक को अगर आप पढ़ करके आगे बढ़ाएंगे, क्या होना चाहिए, अब तक स्मार्टफोन पर जितना आप समय खर्च करते हैं उसमें से धीरे धीरे करके कटौती करिए, धीरे धीरे करके कटौती करिए और अंततः जरूरत के हिसाब से ही स्मार्टफोन इस्तेमाल करिए। याद रखना, वो आपके श्रम को भी, आपकी नेत्र ज्योति को भी और आपकी दिमाग की ताकत को भी लगातार अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन तीनों पर इसका बहुत घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। अगर आप लंबे तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे बचने की आवश्यकता है और जितना कम करके आप न्यूनतम स्तर पर ला सकें, जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा अच्छी पुस्तकें ही आपका मार्गदर्शन कर पाएंगी। इस विश्वास के साथ मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष, निदेशक, अन्य पदाधिकारियों का, यहां पर आए हुए 200 से अधिक जो विभिन्न प्रकाशक हैं उन सबका और यहां पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की दृष्टि से जो महानुभाव इस कार्यक्रम का है उन सबका एक बार फिर से, आज देवोत्थान एकादशी भी है। कहते हैं कि चातुर्मास के बाद आज विष्णु भी फिर से अपने पूरे लोगों पर बरसाते हुए दिखाई देते हैं। पर आज ये महोत्सव
अपना शुभारंभ हो रहा है कि महोत्सव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और विद्यालय के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, शिक्षण संस्थानों के साथ साथ अन्य पब्लिक, अन्य महानुभाव भी इस पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करतों को लेकर के लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर पाएंगे। और मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं न्यास के निदेशक श्री युवराज। गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और अब सीधा आपको उत्तराखंड के रुद्रपुर लेकर चलते हैं, जहां पर आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। रुद्रपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर आपदा प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण का काम जो है वो शुरू हो चुका है, और ये आगे कितना पहुंचा, किस तरीके से इसको ठीक किया जाना है, इस सब की जानकारी लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। साथ में कई अधिकारी भी मौजूद हैं और अहम निर्देश भी उनकी ओर से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द ये पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया जा सके और वापस विकास पटरी पर लौट सके। रुद्रपुर से तस्वीरें सामने हैं। प्रभावितों से बातचीत करते, उनका दुख दर्द समझते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें रुद्रप्रयाग से हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रप्रयाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आप आ रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें, जहां आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्हें राहत पहुंचाते हुए तस्वीरें, राहत सामग्री भी उनकी ओर से वितरित की गई। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें हैं। रुद्रप्रयाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें से मुलाकात करते हुए पीड़ित महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, और जो कार्य शुरू हुआ है उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है।
आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की है और साथ ही पुनर्निर्माण के जल्द पूरा होने के निर्देश भी दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है और अधिकारियों को जल्द ही पुनर्निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश भी उनकी ओर से दे दिए गए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें जहां पर पीड़ितों से मुलाकात करते हुए साथ में कई अहम अधिकारियों की भी मौजूदगी है। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम रायपुर से बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का आत्मीय स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रायपुर विमानतल से सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे, जहां वो 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। बता दें कि इन बच्चों के दिल का सफल ऑपरेशन हुआ है। यह हॉस्पिटल सत्य साई ट्रस्ट द्वारा संचालित है और गरीब बच्चों को मुफ्त हार्ट सर्जरी प्रदान करता है। रायपुर से खबर है, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर सीएम साय की शुभकामनाएं। वीडियो संदेश में सीएम साय ने प्रदेश वासियों को बधाई। 25 सालों की विकास यात्रा को बताया गौरवपूर्ण, मेहनत और संस्कारों से बना छत्तीसगढ़ नवाचार का प्रतीक। रजत जयंती वर्ष पर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का संकल्प। परंपरा, संस्कृति और इतिहास को सहेजने का आह्वान। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को बताया छत्तीसगढ़ की ताकत। छत्तीसगढ़ की जय के साथ भावनात्मक संदेश की बात सामने आई है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको रायपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। ये जानकारी आपको हम बता दें, नरेंद्र मोदी रायपुर विमानतल से सत्य साई हॉस्पिटल जाए।
प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव समेत प्रदेश के कई अहम लोगों की मौजूदगी रही। अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां पर मोंथा चक्रवात के कहर पूरा प्रदेश के किसानों में हाहाकार मची हुई है। वहीं खैरागढ़ जिले के ग्राम पंचायत महरूम कला में लगातार हो रही चक्रवाती बारिश के कारण किसानों का फसल बर्बाद हो गई। जहां किसान पहले से ही सोयाबीन की फसल खराब होने का अंश झेल रहे हैं, तो वहीं धान की फसल खराब होने से पूरी तरह टूट चुके हैं। लगभग 200 से भी अधिक किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की है। नमस्कार, मैं अमर चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं खैरागढ़ जिले के कलेक्टर कार्यालय में, जहां ग्राम पंचायत महरूम कला कुछ जो है यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं कर कलेक्टर। तो आइए इनसे हैं कि इनकी जो समस्या है वो क्या है। सर, लगातार बारिश, एक सप्ताह की बारिश से सब कटे फसल में पानी भर चुका है और खड़ी फसल में भी पूरा सो चुका है। हवा तूफान के कारण खेत भरा हुआ है, फसल पूरा चौपट, कम से कम 80% फसल चौपट चुकी है सर। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो कलेक्टर साहब कहीं बाहर चले गए, इसलिए कृषि विभाग के माध्यम से ज्ञापन सौंपे कलेक्टर साहब। ये जो है हमारे वर्तमान में महरूम कला जो धान कटाई हुआ है वो पानी में क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही साथ जो खड़ी फसल है वो पानी से भरपूर भरा हुआ है और लीकेज हो चुका है हवा आंधी तूफान के कारण। और इसलिए हम कलेक्ट्रेट में जो है आवेदन लगा चुके हैं, मतलब संबंध में, और ये भी चाहते हैं कि किसानों को कुछ मुआवजा का मिलना चाहिए। मतलब अभी जो मोंथा चक्रवात तूफान जो छत्तीसगढ़ को प्रभावित किए हैं, उनसे काफ़ी किसानों का जो है नुकसान हुआ है। और इसी संबंधित किसान जो है अपने फसल की भरपाई के लिए मुआवजा के रूप में, जैसे अब उन लोग बीमा करवाए हैं फसल का, तो जल्द से जल्द उनकी निराकरण हो सके, इसलिए वे कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अब आगे शासन प्रशासन या संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या निर्णय आता है, ये अपने आप में एक विषय है। और ऐसे ही नए खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अमर चौधरी, कैमरा पर्सन खेमराज वर्मा के साथ, के न्यूज़ इंडिया, खैरागढ़। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज नवा रायपुर अटल नगर पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भाग लेते हुए सड़क उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़े कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। मोदी ने सत्यसाई हॉस्पिटल में 2500 बच्चों से मुलाकात की।
लेकर चलते हैं जहां पर ब्रह्मकुमारी भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अपने कथन और करनी में, कथन को आचरण में भी उतारा जाए, और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यहां हर बहन पहले कठोर तप और साधना में खुद को तपाती हैं। आपको तो परिचय ही विश्व और ब्रह्मांड में शांति के प्रयासों से जुड़ा है। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। साथियों, विश्व शांति की अवधारणा ये भारत के मौलिक विचार का अधिष्ठान है, हिस्सा है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है, क्योंकि हम वो हैं जो जीव में शिव को देते हैं। हम वो हैं जो स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते रहते हैं। हमारे यहां हर धार्मिक अनुष्ठान जिस उद्घोष के साथ पूरा होता है, वो उद्घोष है विश्व का कल्याण हो। जो उद्घोष है प्राणियों में सद्भाव हो। ऐसी उदार सोच, ऐसा उदार चिंतन, विश्व कल्याण की भावना का आस्था से ऐसा सहज संगम, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा का सहज स्वभाव है। हमारा अध्यात्म हमें सिर्फ शांति का पाठ ही नहीं सिखाता, वो हमें हर कदम पर शांति की राह भी दिखाता है। आत्म संयम से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार से आत्म शांति। इसी पथ पर चलते हुए शांति शिखर एकेडमी में साधक वैश्विक शांति का माध्यम बनेंगे। साथियों, ग्लोबल पीस के मिशन में जितनी अहमियत विचारों की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है, तुरंत पहुंचता है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। साथियों,
आज पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच भारत पूरे विश्व में प्रकृति संरक्षण की प्रमुख आवाज बना हुआ है। बहुत आवश्यक है कि हमें प्रकृति ने जो दिया है हम उसका संरक्षण करें, हम उसका संवर्धन करें, और ये तभी होगा जब हम प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीखेंगे। हमारे शास्त्रों ने, प्रजापिता ने हमें यही सिखाया है। हम नदियों को मां मानते हैं, हम जल को देवता मानते हैं, हम पौधे में परमात्मा के दर्शन करते हैं। इसी भाव से प्रकृति और उसके संसाधनों का उपयोग प्रकृति से केवल लेने का भाव नहीं, बल्कि उसे लौटाने की सोच। आज यही वे ऑफ लाइफ दुनिया को सेफ फ्यूचर का भरोसा देता है। साथियों, भारत अभी से भविष्य के प्रति अपनी इन जिम्मेदारियों को समझ रहा है और उन्हें निभा भी रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे भारत के इनिशिएटिव, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का भारत का विजन, आज दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। भारत ने जियो पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग मानव मात्र के लिए मिशन लाइफ भी शुरू किया है। साथियों, समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में मैं जहां जहां गया हूं, एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां एयरपोर्ट हो या कार्यक्रम का स्थान हो, ब्रह्मा कुमारी के लोग मुझे मिले न हो, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ न रही हो। शायद ऐसी एक भी घटना नहीं होगी। और इसमें मुझे अपनेपन का तो एहसास होता है, लेकिन आपकी शक्ति का भी अंदाज आता है। और मैं तो शक्ति का पुजारी हूं। आपने मुझे इस पवित्र शुभ अवसर पर आपके बीच आने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन जिस सपनों को लेकर के आप चले हैं, वे सपने नहीं हैं। मैंने हमेशा अनुभव किया है आपके वो संकल्प होते हैं, और मुझे पूरी श्रद्धा है कि आपके संकल्प पूरे ही होंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर
आप सभी को शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो छत्तीसगढ़ से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रायपुर पहुंचे हुए थे और अहम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। वापस से खबरों का रुख कर लेंगे लखनऊ से। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर, जहां पर यूपी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की शुरुआत हुई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूपी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की शुरुआत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और प्रदेश भर के भाजपा जिलाध्यक्ष भी बैठक में पहुंचे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश भर के भाजपा जिलाध्यक्ष भी बैठक में पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।